जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज हम बात करने वाले हैं ईडी का एक्शन एक तरफ देश के अंदर और मोदी को झटका दूसरे तरफ। आप सोच रहे होंगे कि झटका तो इंडिया को लग रहा है, लेकिन नहीं। आपको हम बता दें कि एनडीए जो बीजेपी जो मोदी जी का कुनबा है उसमें दरार पड़ना शुरू हो गया है। और इससे पहले से ही जितने भी एनडीए के जो सहयोगी साझेदारी थे, जो सहयोगी दल थे, वो सब के सब बीजेपी भाजपा से तलाक बोल करके पहले निकल चुके हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जेडीयू की पार्टी, अब आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण जो है, जो एक साउथ के जाने माने अभिनेता है, वो राजनीति में जैसे एंट्री करते तो उन्होंने एक जनसेना पार्टी बनाई थी और ये जनसेना पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर के एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है, यानी वो भी अब बीजेपी को छोड़ रहे हैं। अब पवन कल्याण और उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ कदम चाल नहीं बढ़ा पाएंगे और ये एनडीए यानी मोदी जी के लिए ये बहुत बड़ी झटका है इस समय। और साउथ में अगर कोई साझेदार जिसमें कोई उम्मीद नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर, तो वो सिर्फ पवन कल्याण बचे थे, जो खुल करके नरेंद्र मोदी जी के साथ और उनके पक्ष में बातें करते भी नजर आते थे और चलते भी नजर आते थे उनके कदम के साथ। लेकिन पवन कल्याण ने यह रिश्ता खत्म कर लिया। इस सारी कहानी को समझने के लिए दो बातें ध्यान रखनी है कि क्या ईडी का एक्शन, मोदी की जो एजेंसियां हैं उनका एक्शन, जो इंडिया गठबंधन के नेताओं पर एक के बाद एक लगातार वार करते आ रहा है, वो पूरा खेल क्या उल्टा पड़ रहा है क्या? ये इंडिया टूटने की बजाय कहीं एनडीए न टूट जाए, ये सारा समझने के लिए ये मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, मतलब लीकर केस यानी दारू शराब का जो मामला था दिल्ली के अंदर, और आंध्र प्रदेश के घटना जो है, इनके बीच एक सूत्र, एक धागा जो है, एक लाइन खींचती है जिसमें यही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जनसेना पार्टी के जो प्रमुख है पवन कल्याण, वो किस तरह से अलग हो रहे हैं, इस गठबंधन से कैसे टूट रहे हैं, उसको आप जानने के लिए राजामुंद्री जेल, जिसमें चंद्रबाबू नायडू बंद हैं, उस जेल में की खबर जो है, उस तारीख, उस घटना का जिक्र, यानी 14 सितंबर 2023, इसी तारीख को पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए राजामुंद्री जेल में जाते हैं। जेल से निकल करके पवन कल्याण साहब साफ शब्दों में कहते हैं कि हम इस वक्त टीडीपी के साथ खड़े हैं और टीडीपी के साथ आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन इसके बाद पवन कल्याण दिल्ली आ जाते हैं 18 सितंबर को एनडीए की बैठक में, भाजपा की बैठक में, और एनडीए के मोदी जी के साथ वो बैठते हैं और फोटो फ्रेम में भी नजर आते हैं मोदी जी के साथ। और बाहर निकलते हैं तो बोलते भी हैं कि आत्मनिर्भर भारत पर जब चर्चा की गई तो उस चर्चा में और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो भी कदम उठाए जाएंगे वो मोदी जी के साथ खड़ा हूं, मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूं। ये स्टेटमेंट है 18 सितंबर के पवन कल्याण जी के। आज तारीख है 5 अक्टूबर। महज 17 दिन में ही पवन कल्याण, जो मोदी जी के साथ खड़े होने के दावा कर रहे थे, वहां से पांव पीछे खींच लिया है। अब आंध्र प्रदेश के समीकरण जो कहती है, अब इतना सामान्य दिखने वाली चीजें नहीं है। टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू अटल बिहारी वाजपेयी के समय से एनडीए के साझेदार रहे हैं। हालांकि बीच में उन्होंने 2019 से पहले मंच पर मोदी जी हाथ पकड़ करके खींचते हुए नजर आए थे। चंद्रबाबू नायडू को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि 19 के पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था, जो देश में जो घटनाएं हुई थी, वहां पे भाजपा की हालत पतली नजर आई थी। हाथ छोड़ना नहीं चाह रहे थे, हाथ खींचना चाह रहे थे, हाथ खींच करके लाना चाह रहे थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भूल चुके थे। ये चुनाव से पहले करीब 1.5 साल से चंद्रबाबू नायडू से भाजपा लगातार नजदीकियां बढ़ा रही थी। एनडीए में उन्हें लेने की तैयारियां, पूरी कोशिश हो चुकी थी, पूरी मुकम्मल हो चुकी थी तैयारियां, लेकिन सब कुछ तय माना जा रहा था कि सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू एकाएक बीजेपी से दूर होने लगे। यह साफ क्लियर कट कहे कि जब बीजेपी चंद्रबाबू नायडू को दूर लगे, ऐसे काम करने लगे चंद्रबाबू नायडू के, जिसके साथ अच्छे संबंध नहीं है चंद्रबाबू नायडू के, उनको कमान सौंप दिया आंध्र प्रदेश का और वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी से करीबी बढ़ा। अब वहां जगनमोहन रेड्डी के शायद इस करीबी के जजमेंट जरूरी भी नहीं थी। आंध्र प्रदेश की राजनीति करने वाले जगनमोहन रेड्डी कई ऐसे मामलों में बुरी तरह से घिरे हुए हैं, उन पर कई चार्जेज हैं, कई केसेस हैं, जेल में भी वो रह चुके हैं जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बनने के पहले। और उसके बाद 4 फरवरी की तारीख, 4 फरवरी साल जो तारीख थी, वो जब वाईएसआर कांग्रेस के एक सांसद हैं एमएस रेड्डी के सुपुत्र
राघव रेड्डी जो है, ये साहब जो दिल्ली के लीकर केस है, जो दिल्ली के शराब घोटाला केस है, जिस पर हंगामा दिल्ली में और पूरा मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, संजय सिंह की गिरफ्तारी कल हुई ईडी के द्वारा, और इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए 4 फरवरी को ईडी ने जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के सांसद के सुपुत्र को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद अप्रैल के महीने में याचिका डाली राघव ने, सांसद सुपुत्र ने, जमानत के लिए एक अदालत में। ईडी ने उस अदालत में कहा कि पर्याप्त सबूत हैं राघव के खिलाफ, राघव मुकुंडा रेड्डी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, पूरा एविडेंस है। ईडी ने यह भी कहा कि साउथ का जो ग्रुप है, इसमें मुख्य साजिशकर्ता है उस ग्रुप का सबसे प्रमुख हिस्सेदार अगर कोई है तो वो राघव रेड्डी है। राघव मुकुंडा रेड्डी मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है, और राघव मुकुंडा रेड्डी ये इस पूरे प्रकरण के सबसे मुख्य साजिशकर्ता के तौर पे वो काम कर रहे हैं। अदालत ने अप्रैल के महीने में जमानत याचिका खारिज कर दिया। 3 अक्टूबर द हिंदू का एक रिपोर्ट आया कि उसमें 3 अक्टूबर को राउज रेवेन्यू कोर्ट उसने राघव मुकुंडा रेड्डी को और दिनेश अरोड़ा, ये दोनों लीकर केस के मुख्य साजिशकर्ताओं में थे, इनको सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दे दिया। और फिर क्या था, 4 तारीख सुबह से एक्शन शुरू हुआ और शाम में संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे वो गिरफ्तार हो गए। ये कड़ियां क्यों जोड़ी गई, ये रेखाएं क्यों खींची गई, इसे आप समझिए। वाईएसआर कांग्रेस से बनी, वाईएसआर कांग्रेस की क्या भूमिका हो सकती है 2024 के चुनाव में। फरवरी के महीने उस पार्टी के सांसद का बेटा प्रमुख साजिशकर्ताओं में गिना जा रहा था, उसका नाम गिना जा रहा था, और वो गिरफ्तार भी हुआ लीकर केस दिल्ली के शराब घोटाले में, और वो अब सरकारी गवाह है, और 2 महीने पहले उसको जमानत मिल चुकी है, और यह है बाहर है, और वो प्रमुख साजिशकर्ता जमानत में बाहर है, जिनके अकाउंट्स में लेन देन का अब तक कोई ब्यौरा नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। वो सरकारी गवाहों के बयान पर जेल के अंदर गए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। और वाईएसआर कांग्रेस भाजपा के करीब है, बीजेपी के करीब है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू वाईएसआर कांग्रेस के शासनकाल में सीआईडी द्वारा गिरफ्तार करके जेल में डाले जा चुके हैं, और वो चंद्रबाबू नायडू जेल में। और वाईएसआर कांग्रेस के राज्य में शायद पवन कल्याण ने यह सारा गणित समझ लिया। वाईएसआर कांग्रेस, उसका सांसद का बेटा, दिल्ली का शराब घोटाला, ईडी का एक्शन, चंद्रबाबू नायडू का जेल जाना, पवन कल्याण को शायद पूरे समीकरण प्रकरण को समझ में आ गया, और आत्मनिर्भर जिसके लिए मोदी के साथ खड़े रहने की बात कर रहे थे, उन्हें लगा कि अब आत्मनिर्भर खुद बनने की आवश्यकता है, जरूरत है, नहीं तो इस समीकरण को बनाने वाला कोई और खेल कर सकता है, और कभी भी कर सकता है। तो खैर, भाजपा एनडीए को एक बड़ा झटका आज लगा है, नरेंद्र मोदी जी को एक बड़ा झटका लगा है, और इस झटके की भरपाई नरेंद्र मोदी जी करेंगे, देश के प्रधानमंत्री खुद, या फिर कोई एजेंसियां करेगी, सवाल यह भी है, क्योंकि उनके इशारे पे बहुत सारे एजेंसियां कार्य करती है, और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण साथ आ गए हैं। और एक बात और आप समझिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आंध्र प्रदेश के जो में काम आएगा तो आएगा ही, लेकिन 2024 के चुनाव में भी ये काम आ सकता है। 2019 के चुनाव में जनसेना पार्टी और पवन कल्याण की जो है पार्टी, उनके मात्र 1 सीट मिली थी, लेकिन जो वोट शेयरिंग था वो 5.6% था, 5.6%। टीडीपी सीटें मिली थी सिर्फ 23, लेकिन वोट शेयरिंग था 39.7, यानी लगभग 40 के आसपास। वाईएसआर कांग्रेस, इसको सीटें मिली थी 151, भारी बहुमत, और वोट शेयर था 50.6%। अब ऐसे में टीडीपी और जनसेना पार्टी, इन दोनों के अगर शेयर एक साथ कर दिया जाए तो ये करीब करीब 45 से 46% बैठता है। और वाईएसआर कांग्रेस, भाजपा, ये खुल करके साथ इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस के साथ मतदाताओं में ऐसा वर्ग भी है जो भाजपा के विरोधी है, खास करके मुस्लिम। ऐसी स्थिति में यह दिखावे की दूरी अगर एक्सपोज हो गई आंध्र प्रदेश के अंदर, सारा खेल 3-4% में है, इधर से उधर अगर हो गए तो, अगर यह खेल एक्सपोज हो गया
आंध्र प्रदेश में यह मैसेज क्लियर चला गया कि एक गुप्त समझौता, पर्दे के पीछे का खेल वाईएसआर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। तो 24 के लोकसभा के चुनाव में यह वोट शेयर का खेल पलट सकता है और थोड़े से भी फर्क आंध्र प्रदेश के सीटों में बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। इसलिए भी यह जो समीकरण भी पवन कल्याण का जाना सामान्य नहीं है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। दक्षिण भारत के अंदर साउथ में एक ऑप्शन है कि चुनाव के नतीजों के बाद बाहर से या भीतर से वाईएसआर कांग्रेस की एंट्री करवाने का, उस ऑप्शंस को एक बड़ी चोट हो सकती है पवन कल्याण का इस गठबंधन से बाहर जाना। और एनडीए के अंदर, और एनडीए क्या उसको यानी भाजपा मानिए बीजेपी मानिए यानी पूरे दलों की सहयोगों की, सभी छोटे छोटे सहयोगी जो वो खास दिखती नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी के लिए यह सीधा संदेश जाता है कि इस एक्शन से, जो एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शंस है, ये एक्शंस इंडिया गठबंधन के बजाय कहीं एनडीए को ही ना बुरी तरीका से बिखेर करके तोड़ करके रख दे। क्योंकि अभी ही चर्चाएं हैं, पवन कल्याण अभी गए हैं, कुछ और दलों की चर्चाएं हैं और दिसंबर आते आते ये चर्चा सियासी गलियारों में आम है कि दिसंबर के महीने आते आते बहुत सारे सहयोगी दल पार्टी खुद अपना रास्ता बनाने का प्रयास कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसमें कुछ उदाहरण और भी अगर आपको दे तो कुछ और बात करें तो ये हो सकता है कि तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।